हेलो बच्चों। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 9 का तीसरा चैप्टर करने वाले हैं। दो चैप्टर हमने कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने छोड़ दिया है। ठीक है, क्लास 9 के क्लास में हिंदी में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, पहली क्लास देखिए, फिर हमने उसका प्रैक्टिस भी किया है तो प्रैक्टिस वाला भी हिस्सा देखिए। तो मैंने सब कराया है। आज है तीसरा चैप्टर। आज हम स्टोरी करेंगे, शेखर जोशी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इनका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आज देखते हैं कि शेखर जोशी कौन थे। तीसरा चैप्टर है, ये शेखर जोशी है, इनके द्वारा लिखा हुआ एक संवादहीन। ठीक, इसको पढ़ेंगे पूरी तरीके से अच्छे से पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे तब कल। आज हम केवल स्टोरी करेंगे। ये अब ये वाला हिस्सा हम कल करेंगे। एक एक करके देखते हैं। चलिए पहले पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा फिर एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, तो शेखर जोशी के बारे में। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 1932 में, अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में। उस समय क्या था, वो उत्तर प्रदेश था। ठीक, लेकिन अब क्या है, उत्तराखंड अलग हो गया है। अब उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। उनकी उनका पहला कहानी जो है, संग्रह कोसी का घटवार। तो शेखर जोशी की पहली कहानी कौन थी? कोसी का घटवार, जो 1958 में प्रकाशित हुआ, मतलब पब्लिश हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, और डांगरी वाले, और मेरा पहाड़। ये कहानियों का संग्रह है। मतलब क्या कि बहुत सारी कहानियों को मिला के एक किताब का नाम दे दिया गया, मेरा पहाड़। ठीक, और ये एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह है। स्मृति में रहे वे, स्मृति में रहे वे, ये भी एक संस्मरण है। न रोको उन्हें शुभ्रा, ये कविता संग्रह है। मेरा ओलिया गांव, आत्मवृत है। मतलब इतनी रचनाएं हैं इनकी, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, और उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। ठीक है, इनकी कहानियों का संग्रह क्या है, किस नाम से प्रकाशित है? शेखर जोशी कथा समग्र। इस इस नाम से मतलब ये टाइटल है, इस नाम से प्रकाशित हुआ है। तो शेखर जोशी ने ग्रामीण, शहरी, मध्यवर्गीय समाज के जीवन मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानी में प्रमुखता से उभारा है। मतलब वे अपने जो कहानियां लिखते हैं उसमें कौन से किरदार होते हैं, विषय क्या होता है, किस लोगों की, कौन सा विषय चुनते हैं, किन लोगों को चुनते हैं। तो किनको चुनते हैं? ये मजदूरों को चुनते हैं, उनके संघर्षों को दिखाते हैं। ठीक है, और गांव के और शहरी मध्य वर्ग, जो गांव के मध्य वर्ग हैं, शहर के मध्य वर्ग में आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास, उनको दिखाते हैं। ठीक, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2022 में उनका निधन हो गया। तो बहुत दूर नहीं हुआ है, बस 2022 में ही तो हुआ है इनका निधन। वो भी 4-5 साल पहले इनका निधन हुआ है। और जन्म कब हुआ था? 1932 में। ठीक, कौन कौन सा सम्मान मिले? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक को इसको तोड़ेंगे। अब एक एक को तोड़ तोड़ के समझेंगे। ये मेरी खासियत है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। एक एक को टुकड़ा टुकड़ा करके मैं पहले पढ़ लेता हूँ, ताकि ये ना रहे कि किताब नहीं पढ़ी है, इसे किताब भी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद टुकड़ों टुकड़ों में समझ लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, देखिए शेखर जोशी कौन थे? शेखर जोशी हिंदी के प्रसिद्ध एक कहानीकार थे। 1932 में अल्मोड़ा में जन्म हुआ, और आम लोगों की जिंदगी, मेहनत कश मजदूरों और गांव और शहर के संघर्षों को अपनी कहानी में दिखाते थे। ठीक है, जब भी उनकी कहानियां आप उठा के पढ़ेंगे ना, तो आपको इन्हीं लोगों के बारे में मिलेगा। मजदूरों के बारे में, कारखानों में कैसे मजदूर रहते थे, गाँव में कैसे मजदूर रहते थे, इन्हीं के इर्द गिर्द इनकी कहानियां घूमती है। ठीक, तो इनकी पहली कहानी बदबू 1958 में प्रकाशित हुई। ठीक, बदबू, हाँ, ये बहुत ही फेमस कहानी है इनकी। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत बारी हो सकता है पेपर में आ जाए। ठीक है, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। बदबू बहुत ही फेमस कहानी है इनकी, 1958 में प्रकाशित हुई थी। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जो है रोज कठिन मेहनत करता है, लेकिन उसकी परेशानी कोई नहीं समझता। तो शेखर जोशी ऐसी ही सच्ची जिंदगी की कहानी लिखते थे। मतलब ऐसे ही लोगों को पकड़ते थे, ऐसे ही लोगों के ऊपर फोकस करते थे कि एक कारखाने का मजदूर कैसे काम करता है, कैसा उसका जीवन होता है, किन परिस्थितियों में रहता है, कितनी मुश्किलें झेलता है।
तो उनको उनके बारे में लिखते हैं, अवगत कराते हैं, हमें बताते हैं, हमको इन्फॉर्म करते हैं कि देखो इनका जीवन भी कितना कठिन है। इनकी प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं? कहानी संग्रह, सात के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, कोसी का घटवार। ठीक? कहानी कविता संग्रह कौन है? ऋतुचक्र। उपन्यास क्या है? मेरा पहाड़। ठीक? उनकी कहानियों की खासियत क्या है? वे खासकर किसको चुनते हैं? मजदूरों की ज़िंदगी, गाँव के लोगों की समस्याएँ देखते हैं, मध्यम वर्ग के संघर्ष को दिखाते हैं, पहाड़ी जीवन दिखाते हैं। ठीक? तो इनके जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक आदमी जो है गाँव से शहर नौकरी करने आता है, ठीक है? कि चलिए हम अब शहर में नौकरी करेंगे। तो क्या-क्या समस्या हो सकती है उसे, जो गाँव से शहर में आया है? कम वेतन मिल सकता है, अकेलापन झेलेगा, मालिक का दबाव होगा, परिवार की चिंता होगी, ठीक? तो शेखर जोशी जो है अपने कहानियों में ऐसे लोगों की भावनाएँ दिखाते हैं, ठीक है ना? फीलिंग्स कि क्या महसूस करते हैं वो। इसलिए उनकी कहानियाँ पढ़कर लगता है कि हमारे आस-पास के लोगों की कहानी है, जीवंत कहानी है। हम लोग रिलेट कर पाते हैं, जब इनको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार ये हमारी ही कहानी है, हमारे आस-पास के लोगों की कहानी है। ठीक? तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मान मिला है। कौन-कौन सा मिला है? महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान, शरद जोशी स्मृति पुरस्कार। ठीक है? ये पुरस्कार क्या है? अच्छे साहित्य लिखने के लिए दिए गए हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा लिटरेचर लिखा है, तो इनके काम से खुश होके लोगों ने इनको सम्मानित किया है। ठीक? अब एक शॉर्ट नोट में जो अभी हमने पढ़ा उसको शॉर्ट नोट में देख लीजिए। जन्म कहाँ कब हुआ? 1932 में। जन्म स्थान उत्तराखंड अल्मोड़ा। पहचान क्या है? प्रसिद्ध हिंदी कथाकार। मुख्य विषय क्या है? मजदूर गाँव का संघर्ष। पहली कहानी कौन थी? बदबू। और विशेषता क्या है? आम आदमी की सच्ची ज़िंदगी लिखना। ठीक है? इससे समझ में आ जाएगा। शेखर जोशी कैसे लेखक थे? ऐसे लेखक थे जिन्होंने आम मेहनतकश लोगों की ज़िंदगी और संघर्ष को बहुत ही आराम से कहानी के ज़रिए दिखा दिया है। ठीक? तो ये थे शेखर जोशी। अब देखिए, संवादहीन कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री की, हमें संवादहीन के बारे में ही पढ़ना है तो उसकी समरी दी गई है। यहाँ पे समरी होता है उसका थोड़ा-सा, लेकिन हम समरी भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए। संवादहीन कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। कहानी के 2 मुख्य पात्र ताई और मिट्ठू हैं। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। इन दोनों के बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद है तो कभी नोक-झोंक भी रहती है। मनुष्य और पशु-पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ-साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ की विसंगतियों जैसे पलायन, अकेलेपन और आदर्श एवं यथार्थ के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। हम एक-एक करके इसको समझेंगे ताकि दिमाग में बात अच्छे से जाए। ठीक है? देखिए, तो यह वक़्त क्या है? संवादहीन कहानी के बारे में बता रहा है। संवादहीन कहानी क्या बताती है? कहानी हमें ये बता रही है कि एक बूढ़ी गाँव की महिला ताई और उसके तोते मिट्ठू की है। ये कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ताई अकेली रहती है, उसके पास जो है बात करने के लिए कोई नहीं होता। इसलिए वो अपने तोते से बात करती है। ठीक है? ये तोता जो है केवल पालतू पक्षी नहीं होता है बल्कि ताई का ताई का साथी होता है, उसका दोस्त होता है, उसके परिवार जैसा होता है। ठीक? संवादहीन शब्द का मतलब क्या है? संवादहीन का मतलब है जहाँ बातचीत या अपनापन खत्म हो जाए, यानी इंसानों के बीच प्यार और बातचीत कम हो जाए, तो वो संवादहीन हो जाए। कहानी का मुख्य भाव क्या है? कहानी हमें यह दिखाती है कि आज लोग जो है एक-दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग अकेले पड़ जाते हैं, उन्हें बात करने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए ताई अपने तोते मिट्ठू में अपनापन ढूँढती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक दादी अकेली रहती है गाँव में, बेटा शहर चला गया है, पड़ोसी व्यस्त हैं, उनसे कोई ठीक से बात नहीं करता। अब दादी जो है रोज़ अपने पालतू कुत्ते या तोते से बात करने लगती है, क्योंकि वही उनका साथी है। ठीक यही भावना इस कहानी में दिखाई जाएगी। तो कहानी में क्या-क्या बातें दिखाई गई हैं? अकेलापन, ताई अकेली है और भावनात्मक सहारे की ज़रूरत महसूस करती है। प्रेम और अपनापन, ताई मिट्ठू को बहुत प्यार करती है। नोक-झोंक, दोनों के बीच मज़ेदार और प्यारी बातें होती हैं। गाँव की ज़िंदगी, कहानी ग्रामीण जीवन की सच्चाई दिखाती है। आदर्श और यथार्थ, आदर्श मतलब परिवार के साथ रहें, यथार्थ मतलब लोग दूर हो गए हैं। जीवन की सच्चाई, यथार्थ मतलब जीवन की सच्चाई, आदर्श मतलब आइडियल वाली चीज़ है। पलायन का मतलब क्या होता है? यहाँ पलायन का मतलब है गाँव के लोग काम के लिए शहर चले जाना और इससे गाँव में बूढ़े लोग अकेले रह जाते हैं। यहाँ पे ये है। तो संवादहीन कहानी बुजुर्गों के अकेलेपन, प्यार और इंसानों के बीच कम होते संवाद की भावुक कहानी है। अब हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं क्या करूँगा?
पहले कहानी पढ़ूंगा, उसके बाद उस कहानी को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला काम है कहानी मुझे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे समाधीन का मतलब आपको समझ में आ गया है? एक एक करके पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा। आपको लगेगा कि डायरेक्ट समरी बताओ ना यार, फिर आगे बढ़ो, नहीं। किताब पढ़ना जरूरी है, किताब पढ़िए। ठीक है, किताब लेकर अगर आप नहीं बैठे तो बैठिए, किताब लेके, किताब जरूरी है, ये आदत डालिए, नहीं तो दिक्कत हो। किताबों से भागने से कुछ होगा नहीं। किताबों से भागने का मतलब, जो भी लोग आपको किताबें नहीं पढ़वाते, डायरेक्ट समरी दे देते हैं। मैं तो समरी भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन किताब पढ़ना भी जरूरी है। तब हम पूरी तरीके से जब सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो बेटर होगा। ये हमारी हैबिट में जब ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो वो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा करती हैं। आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरी सांस लेकर ताई कहती है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। किसके भरोसे कारोबार संभलता। धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी, और रात दिन मिट्टू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्टू के लिए दाल भात बनाती। मिट्टू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचाकर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्टू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा 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 देता, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता था। और मौके बे मौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता था। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्टू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्टू से उनका मन बहलाने के लिए आ जुटती, और घर गुलजार हो जाता। सुबह पाँव फटने लगती, पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती। अब हम इसको समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ संवादहीन कहानी का शुरुआती भाग है। कहानी में क्या हो रहा है कि एक बूढ़ी महिला ताई अपने तोते मिट्टू के साथ रहती है। ताई भगवान से कहती है, भगवान मेरी सेवा कौन करे। यानी ताई को डर है कि बुढ़ापे में उसका सहारा कौन बने, ये भाव है। तो उधर मिट्टू पिंजरे में बोलता है, राम राम कहो सीताराम कहो। तो ताई भी उसे दोहराती है। इससे पता चलता है कि ताई और मिट्टू के बीच गहरा लगाव है। ठीक है, तोता बोल रहा है कि राम राम कहो सीताराम कहो, दादी कर रही है ठीक है बेटा, राम राम सीताराम। तो दोनों के बीच जो है बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है। ताई की पुरानी जिंदगी क्या है? पहले ताई का घर जो है बहुत बड़ा था, खुशहाल था। घर में जो है पति थे, बेटे बहुएं थी, बेटियां थी, नौकर चाकर थे, गाय बैल था, मतलब पूरा संपन्न परिवार था, सब था। लेकिन धीरे धीरे जो है क्या किया, सब बदल गया। तो क्या बदलाव आया? बेटे शहर चले गए, गांव छोड़कर नौकरी और काम के लिए शहर चले गए। बेटियां शादी करके चली गई, वे अपने अपने घर में व्यस्त हो गई। कारोबार खत्म हो गया, मतलब खेती बाड़ी और काम कम हो गया। अब ताई अकेली रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी दादी का बड़ा संयुक्त परिवार था। पहले क्या था, घर में सब साथ खाते थे, बातें करते थे, त्योहार मनाते थे। लेकिन बाद में बच्चे जो है नौकरी के लिए शहर चले, बेटियां शादी के बाद अलग हो गई। अब दादी अकेली घर में रह गई। ठीक यही स्थिति ताई की थी। ठीक, मिट्टू ताई के लिए इतना खास क्यों है? एक आदमी गणपत एक आदमी का किरदार आया है कहानी में, गणपत का, जो ताई के लिए एक पहाड़ी तोता ले आता है। ठीक, धीरे धीरे ताई का सहारा जो है, सारा प्यार जो मिट्टू पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ताई बहुत टाइम से अकेली थी, उन्होंने देखा कि एक सहारा मिल गया, तो इसी के साथ प्रेम पूर्वक रहा जाए। तो पूरा प्यार जो है मिट्टू पे आ जाता है। तो अब वो मिट्टू के लिए खाना बना रही हैं,
उसकी पसंद का ध्यान रखती हैं, उससे बातें करती हैं, यानी मिट्ठू उसके अकेलेपन का सहारा बन जाता है। ताई जो अकेली थी, अब मिट्ठू उनका सहारा बन गया है, यानी अकेलापन अब उनको नहीं लग रहा है। कहानी का भाव क्या है कि कहानी क्या हमें दिखाती है कि बुजुर्गों का प्यार और साथ, बुजुर्गों को क्या होता है, प्यार और साथ चाहिए। जब परिवार दूर हो जाता है तो इंसान जानवरों या पक्षियों में अपनापन ढूंढने लगता है। ठीक। तो संवादहीन का असली मतलब क्या है? संवादहीन केवल बोलने की कमी नहीं है। इसका मतलब है कि परिवार में दूरी, भावनाओं की कमी, अकेलापन, ये सब। जब भी आपको ये वर्ड मिले ना संवादहीन, तो इसका मतलब बस इतना नहीं समझना है कि बोलने की कमी। इसका मतलब ये भी है कि भावनाओं की कमी, अकेलापन, परिवारों में दूरी, ये सब भी होगा। मतलब भावनाओं की कमी हो जाना, अकेलापन को महसूस करना, वो संवादहीन की स्थिति है। मिट्टू की खास बात क्या है? मिट्टू केवल रटी हुई बातें नहीं बोलता है, वो ताई की बातें समझने लगता है और सही समय पर जवाब भी देता है। सही सही समय पर जब भी जैसा पूछा जाए जवाब दे देता है। रोबोट की तरह नहीं था, एकदम इंसानों की तरह बात करने लगा था। इससे ताई को लगता है कि कोई उसका अपना है। ठीक। तो धीरे धीरे मिट्टू की वजह से क्या है, ताई का अकेलापन कम होने लगता है, घर फिर से थोड़ा जीवंत होने लगता है। ठीक है। तो ये भाग जो हमने पढ़ा उसमें क्या बताया जा रहा है कि कहानी जो है बूढ़ी औरत के अकेलेपन और उसके तोते के साथ बने भावनात्मक रिश्ते को बहुत ही मार्मिक तरीके से दिखाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये है वही दादी और ये है मिट्टू। मिट्टू बुलाते हैं इसको, ये इसका पिंजरा। तो मिट्टू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते हैं। हर हर गंगे सीताराम बोल, मिट्टू राम राम, मिट्टू राम राम। ताई अचकचा कर उठ बैठती, लाड़ से मिट्टू को निहार कर आशीष देती। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्टू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो खुश रहो। ताई निहाल हो जाती। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। काम काज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती, तो अनायास ही मिट्टू से सवाल कर बैठती, मिट्टू अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्टू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देते, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्टू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा, काल की अतल गहराइयों से झांकता एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है? सबसे भावुक हिस्सा है ये। इस भाग में क्या हो रहा है कि मिट्टू जो सुबह सुबह जोर से बोलता है, हरि राम सीताराम बोलो, मिट्टू राम राम, ये सब सुबह होते ही मिट्टू चिल्लाने लगता है ये वर्ड। उसकी आवाज़ सुनकर ताई क्या है, उठ जाग जाती हैं, सोई रहती हैं उठ जाती हैं। तो ताई जो है प्यार से मिट्टू को देखती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि जीते रहो बेटा, खुश रहो। यानी ताई मिट्टू को अपने बच्चे जैसा मानने लगती है। तो मिट्टू क्या करता है, मिट्टू भी जैसे इंसानों की तरह जवाब देता है, खुश रहो। इससे लगता है कि दोनों के बीच गहरा अपनापन है। ताई की हालत क्या है? ताई जो है बूढ़ी हो चुकी है, उससे घर का काम, शरीर की कमजोरी, अकेलापन सब परेशान कर रहे हैं। जब वो थक जाती तो मिट्टू से पूछती कि मिट्टू अब कैसे कटेगी, कैसे चलेगा सब, मैं तो बूढ़ी हो गई। यानी उसे चिंता होती है कि बुढ़ापे में जिंदगी कैसे चलेगी। मिट्टू का जवाब आ जाता है, मिट्टू तुरंत बोलता कि कटेगी कटेगी, चिंता नहीं करो। है। बस इतना ही सुनकर ताई में हिम्मत आ जाती थी, फिर वो डट के काम करने लगती। एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई दादी अकेली रहती है, जब वे दुखी होती तो उनका पालतू कुत्ता या तोता उनके पास आकर बैठ जाता। दादी को लगता कि कोई उनका अपना है, उन्हें मानसिक सहारा मिल जाता, मानसिक रूप से लगता कि मजबूत हो जाती, कि ठीक महसूस हो रहा है। ठीक वैसे मिट्टू ताई का सहारा है। ठीक है। कहानी का भाव क्या है कि यहाँ लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? शेखर जोशी बताना चाहते हैं कि प्यार केवल इंसानों से नहीं होता। ठीक है, जानवर और पक्षी भी परिवार जैसे बन सकते हैं। बुजुर्गों का सबसे ज्यादा जरूरत होती है साथ की, बातचीत की, अपनापन। तीसरी बात, अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रेम उसे फिर से जीने की ताकत दे सकता है। ताई के सूने शरीर में प्राण लौट आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिट्टू की बातें सुनकर ताई फिर से खुश और उत्साहित हो जाती थी, जैसे किसी उदास इंसान को अचानक खुशी मिल जाए। ठीक ठीक वैसा ही राम कहानी सुनाना मतलब क्या? ताई मिट्टू को अपने पुराने दिनों की बातें सुनाती थी। राम कहानी सुनाना मतलब पुरानी बातें सुनाना, परिवार, खेती, गांव, पुराने लोग, इन सब के बारे में दादी ताई जो है मिट्टू को बताती। मिट्टू क्या, उसका सुनने वाला साथी बन गया। तो इस भाग में क्या दिखाया गया कि मिट्टू ताई के अकेले जीवन का सबसे बड़ा सहारा है और भावनात्मक साथी बन चुका है।
ठीक। तो जमींदार साहब का, अब आगे बढ़ते हैं। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती, और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता, और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता। ऐसा नहीं है कि ताई और मिट्टू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्टू पिंजड़े में तूफान खड़ा कर देते। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते। तो खींच कर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्टू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देते, मर जा, मर जा, मर जा। फिर मान मनोवल का दौर चलता, और ताई और मिट्टू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्टू का वियोग सहन नहीं हो सकता। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योता बुलावे में जाती, तो 10 बार खिड़की दरवाजों की साकलें होकर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्टू को छिपा कर रखती, और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोग जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वही मिट्टू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी, ताई, मिट्टू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पसोपेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्टू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्टू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई। विदा ने दिन विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। बार बार वह मिट्टू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्टू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अब इसको समझते हैं। संवाद इनका सबसे भावुक हिस्सा। इसमें क्या है, ताई और मिट्टू के रिश्ते, अकेलेपन और बिछड़ने की पीड़ा दिखाई गई है। ताई अपनी पुरानी यादें सुनती है। ताई मिट्टू को अपने जीवन की बातें सुनाती रहती थी। पुराने लोग, शादी ब्याह, त्योहार, खेत खलियान, घर की खुशियां, दुख सुख, सब कुछ मिट्टू भी ध्यान से सुनता था और बीच बीच में बोल देता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई दादी अपने पोते को पुराने जमाने की कहानियां सुनाती, हमारे समय में ऐसा होता था, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तो वैसे ही ताई भी मिट्टू को अपनी जिंदगी की बातें सुनाती थी। ठीक है। ताई और मिट्टू में झगड़ा भी होता था। ऐसा नहीं था कि हमेशा पुचकार ही रही हैं, झगड़ा भी हो जाता था। उनका रिश्ता केवल प्यार वाला नहीं था, बल्कि कभी कभी क्या हो रहा है, ताई गुस्सा हो जाती, मिट्टू को डांटती, खाना पानी उलट देती। तब भी मिट्टू भी गुस्से में बोलता, मर जा, मर जा, मर जा। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों में फिर से सामान्य हो जाते। जैसे घरों में होता है ना, लड़ाई झगड़ा किए फिर नॉर्मल हो गए, तो ऐसा ही। तो इसका मतलब क्या है, लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, शेखर जोशी ये दिखाना चाहते हैं कि सच्चे रिश्तों में प्यार भी होता है, नाराजगी भी होती है, मजाक भी होता है। यानी मिट्टू वो परिवार के सदस्य जैसा बन चुका था। ताई मिट्टू के बिना नहीं रह सकती थी। अगर ताई थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाती, तो उसे मिट्टू की चिंता होने लगती थी। वो दरवाजे जांचती, पिंजरा ढकती, जल्दी लौटने की सोचती। ठीक। फिर क्या हुआ, ताई को कुंभ स्नान के लिए जाना पड़ा। अब समस्या क्या थी कि मिट्टू को कहाँ छोड़ा जाए। तो गांव के लोगों ने सलाह दिया कि मिट्टू को भी साथ ले चलते हैं, लेकिन भीड़ में खोने का डर है, टिकट का खर्च है, सुरक्षा की चिंता है। इन सब कारणों की वजह से ताई परेशान हो गई। आखिरी समाधान क्या निकला कि गांव के जन्म मास्टर की पत्नी मिट्टू को अपने घर रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ताई का मन फिर भी दुखी रहता है। ठीक है। तो विदाई का भावुक दृश्य है यहाँ पे कि जब ताई जाने लगी तो वह रोने लगती है, बार बार मिट्टू को प्यार करती थी और जल्दी लौटने का वादा करती है। तो उधर मिट्टू भी बोलता रहा कि हरी हर गंगे राम राम सीताराम, जैसे वो ताई को भरोसा दिला रहा हो कि चिंता मत करिए, होकर आइए जल्दी से, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कोई दादी पहली बार अपने पालतू कुत्ते को छोड़कर कहीं जा रही है, तो उन्हें बार बार चिंता होगी,
खाना खाया होगा या नहीं, कि अकेला तो नहीं होगा। ठीक वैसे ही चिंता ताई को मिट्टू के लिए हो रही थी। कहानी का मुख्य संदेश क्या है कि अकेलापन इंसान को भावनात्मक सहारा ढूंढने पर मजबूर करता है। प्यार केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बुजुर्गों की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। परिवार दूर होने पर पालतू जीव परिवार बन जाते हैं। ठीक है। तो इस भाग में क्या बताया गया, ताई और मिट्टू के गहरे भावनात्मक रिश्ते, उनकी नोक-झोंक, बिछड़ने का दर्द, इन सबको बहुत ही सुंदर तरीके से, मार्मिक तरीके से शेखर जोशी जी ने लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते, अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते थे। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहनीय हो गई, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते हैं। और मिट्टू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए। अब इसको समझते हैं। समझ तो आ ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा ब्रेक करके समझना ज्यादा जरूरी है। तो समाधि का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, इसमें जन्म मास्टर और मिट्टू के माध्यम से स्वतंत्रता यानी आज़ादी और बंधन, कैद की भावना दिखाई गई है। ठीक है। इस भाग में क्या हो रहा है, ताई कुंभ स्नान करने चली गई थी। इसी दौरान मिट्टू जो है जन्म मास्टर के घर पर था। अब जगन मास्टर एक समझदार और दयालु व्यक्ति थे। वे किसी की आज़ादी छीनना पसंद नहीं करते। तो जगन मास्टर को क्या महसूस हुआ, जब वे मिट्टू को पिंजरे में बंद देखते तो उन्हें दुख होता था। उन्हें लगता था कि एक पक्षी को कैद करके रखना गलत है। यानी वो सोच रहे थे कि हर जीव को खुली हवा में जीने का अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बच्चे को पूरे दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसे घुटन महसूस हो। तो ऐसे ही पक्षी को पिंजरे में बंद होने पर दुख होता है। मतलब पक्षी को नहीं, जगन मास्टर को हो रहा था, ऐसा महसूस कर रहे थे। फिर जगन मास्टर ने क्या किया, एक दिन उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया, फिर मिट्टू का पिंजरा जमीन पर रखा और पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उन्हें लगा कि मिट्टू बाहर निकल के उड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वे चाहते थे कि मिट्टू जो खुली हवा में आ जाए, थोड़ी आज़ादी महसूस करे। लेकिन मिट्टू बाहर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मिट्टू लंबे समय से पिंजरे में रह रहा था और उसे पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी। अब उसे बाहर की दुनिया से डर लगने लगा था। इसका मतलब क्या है, बहुत गहरा मतलब है। क्या मतलब है? यहाँ पे शेखर जोशी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल तोते की बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल तोते के संबंध में नहीं बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इंसानों की जिंदगी की भी सच्चाई बता रहे हैं। कई बार क्या होता है, इंसान दुख में रहने का आदी हो जाता है, डर के कारण नई आज़ादी स्वीकार नहीं कर पाता। तो जगन मास्टर ने क्या किया, उन्होंने पिंजरे से बाहर थोड़ा अनाज बिखेर दिया, ताकि मिट्टू धीरे धीरे बाहर आने की हिम्मत करे। मिट्टू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आने लगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति सालों तक एक ही छोटे माहौल में रहा हो। अगर अचानक उसे बड़ी दुनिया में भेज दिया जाए तो शुरुआत में वो डर सकता है। ठीक वैसे ही मिट्टू को लग रहा था। मुख्य संदेश क्या है कहानी का, कि हर जीव जीव को स्वतंत्रता पसंद होती है। लंबे समय तक बंधन में रहने से इंसान या जीव थोड़ा डरपोक हो सकता है, और सच्चा प्रेम किसी को कैद नहीं करता। ये संदेश है। तो जगन मास्टर मिट्टू से प्यार करते थे, इसलिए उसे आज़ादी देना चाहते थे। और पाप का प्रायश्चित का क्या मतलब है, जन्म मास्टर को लगता था कि किसी बच्चे को कैद रखना गलत है, इसलिए वे थोड़ी स्वतंत्रता देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहते थे। समझ में आया बच्चों? इस भाग में लेखक ने मिट्टू के माध्यम से आज़ादी, बंधन और जीवों के अधिकार की भावना को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। ठीक है, तो ये किया है इन्होंने। तो मिट्टू क्या है, दान अब हम कहानी पे वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे। मिट्टू क्या है, धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए। तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। एक दो घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्टू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते।
यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्टू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्टू के पंखों के फड़फड़ाहट पर गया। फिर रोशनदान पर बैठे मिट्टू पर जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्टू ने अपनी तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और वो गए। अकेले मिट्टू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। एक कहावत है, मुहावरा है, तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वो बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्टू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे। और मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव के सभी के मन में इसी अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्टू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौट लौट कर मिट्टू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिरी गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया, मतलब दूसरे दिन तोता लेकर आ गया। अब जंगल मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे, ताकि ताई के आने तक वह भी दो अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्टू को गीता के दो चार श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्टू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरों के सामने बैठकर रटते मिट्टू राम राम सीताराम सीताराम, हर हर गंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो यह संवाद इनका सबसे खतरनाक हिस्सा आ रहा है। इसमें मिट्टू की आज़ादी, उसके उड़ जाने और ताई के लौटने से पहले पैदा हुई चिंता को दिखाया गया है। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ, जगन मास्टर रोज जो है मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे मिट्टू जो है बाहर आने लगा, कमरे में उड़ने लगा, फिर रोशनदान तक पहुंचने लगा। यानी खिड़की जैसी जगह, रोशनदान क्या होती है, खिड़की जैसी एक जगह होती है, एक छोटा सा हिस्सा कमरा होता है, एक छोटा सा रोशनदान बना होता है। फिर क्या हुआ, एक दिन मिट्टू रोशनदान तक पहुंच गया। फिर जगत मास्टर उसे दाना दिखाकर बुला रहे थे कि आ मिट्टू, लेकिन मिट्टू ने बाहर की दुनिया देख ली और अचानक उड़ गया। जगन मास्टर की हालत जो है जगन मास्टर की हालत हो गई खराब यहाँ पे। मिट्टू के उड़ते ही जगन मास्टर घबरा गए। वे पेड़ से पेड़ तक भागने लगे और बार बार पुकारने लगे, मिट्टू आ जा भाई, मिट्टू आ जा। लेकिन मिट्टू वापस आया नहीं, मिट्टू तो उड़ गया। तो इसका बहुत ही गहरा मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ये केवल क्या है, तोते के उड़ने की घटना नहीं है। यहाँ पे शेखर जोशी दिखाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हर जीव खुला जीवन जीना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर किसी बच्चे को हमेशा कमरे में बंद रखा जाए और अचानक उसे बाहर खेलने का मौका मिले, तो खुशी से बाहर भाग जाएगा। ठीक वैसे ही मिट्टू खुली दुनिया में उड़ गया है। गाँव वालों को चिंता क्यों हो गई, ताई जो है जल्द लौटने वाली थी। सब जानते थे कि ताई मिट्टू से बहुत प्यार करती हैं। मिट्टू ही उनका सबसे बड़ा सहारा था। इसलिए गांव वालों को डर लगा कि अगर ताई को पता चला कि मिट्टू उड़ गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। फिर लोगों ने क्या सोचा, गणपत ने सुझाव दिया कि दूसरा तोता लाकर पिंजरे में रख देते हैं, ताकि ताई को सच का पता न चले। अब जगन मास्टर क्या करने लगे, वे नए तोते को मिट्टू की तरह बोलना सिखा रहे हैं, राम राम सीताराम हरे गंगे, ताकि ताई को लगे कि वही पुराना मिट्टू है, पता न चले। लेकिन जगन मास्टर दुखी क्यों थे, क्योंकि वे जानते थे कि असली मिट्टू चला गया है, नया तोता केवल उसकी जगह भर रहा है। इसलिए वे दुख में खाना पीना छोड़ देते हैं और घंटों पिंजरों के सामने बैठे रहते हैं। तो कहानी का भाव क्या है, ये हिस्सा दिखाता है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है। हर जीव आजाद रहना चाहता है, सच्चे रिश्ते टूटने पर दर्द होता है और अकेले इंसान छोटे सहारे से भी गहरा लगाव बना लेता है। ये मतलब है। तो आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। इसका मतलब ये है कि जगन मास्टर ने हमेशा आज़ादी और अच्छाई की बात की, लेकिन जब सच में मिट्टू उड़ गया तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि लगाव कितना गहरा होता है, मतलब मोह कितना गहरा होता है। ठीक, अंतिम भाव कि ताई के लिए मिट्टू केवल तोता नहीं था, वह उनका साथी था, बेटा था, सुनने वाला था, जीवन का सहारा था। इसलिए मिट्टू का उड़ जाना बहुत ही बड़ी घटना बन गई। ठीक है, तो इस भाग में क्या दिखाया जा रहा है कि मिट्टू की आज़ादी
जगन मास्टर की चिंता, ताई के भावनात्मक सहारे के टूटने के डर को बहुत ही मार्मिक तरीके से, स्पष्ट तरीके से और अच्छे से बताया है शेखर जोशी जी ने। ठीक है, अब अगला लाइन पढ़ते हैं। राम राम सीताराम बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मस्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देख कर पानी पीकर फिर दोहराते, राम राम सीताराम हरे गंगे। फिर खींचकर कहते, मर जा। और वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, या शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहा हो। तो कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजड़े में कूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्टू ने उन्हें देख कर कोई हरकत नहीं की। वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्टू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको समझते हैं। इसमें क्या है, समाधिहीन का अंतिम और सबसे दुखद हिस्सा। इसमें ताई के लौटने पर मिट्टू के खो जाने का दर्द दिखाया गया। शुरुआत में क्या हो रहा है, जगन मास्टर ने नए तोते को बार बार सिखा रहे हैं, राम राम सीताराम हरे गंगे, इतना बोलते बोलते उनका गला सूख जाता था। मास्टराइन कौन है, उनकी पत्नी। उनकी पत्नी कहती थी कि खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन जगन मास्टर फिर भी मिट्टू को बोलना सिखाते रहे, मर जा। क्यों बोलते थे? कभी कभी वे गुस्से और दुख में बोलते मर जा, असल में वे खुद से नाराज थे। उन्हें लग रहा था मेरी वजह से असली मिट्टू उड़ गया है। ताई वापस आती है। कुंभ स्नान खत्म होने के बाद ताई घर लौटती है। वह सोच रही थी कि मेरा मिट्टू मुझे देखते ही खुशी से बोलने लगेगा, उछल कूद मच जाएगा। लेकिन जब वो पिंजरे के पास गई तो नया तोता जो है चुपचाप बैठा रहा, पहचान भी नहीं पाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ताई को क्या महसूस हुआ यहाँ पे? ताई तुरंत समझ गई कि यह मेरा मिट्टू नहीं है, क्योंकि सच्चा अपनापन छिप नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए, किसी माँ का बच्चा जो है कहीं चला गया है और उसकी जगह कोई दूसरा बच्चा बैठा दिया है, एग्जाम्पल के लिए, तो माँ तुरंत क्या है, पहचान जाएगी ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक वैसे ही ताई ने भी महसूस कर लिया। सूनी आंखों से देखने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि नया तोता केवल देख रहा था, उसमें वह प्यार और पहचान नहीं थी जो असली मिट्टू में थी। इसलिए ताई का दिल टूट गया। कहानी का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि अंत में लेखक कहते हैं, मतलब शेखर जोशी बता रहे हैं कि ताई अपने मिट्टू को खोजती रह गई, लेकिन उसका सच्चा साथी अब कहीं दूर उड़ चुका था। ठीक है, तो इसका गहरा मतलब ये है, यह कहानी केवल एक तोते की नहीं है, ये बता रही कि सच्चे रिश्ते बदले नहीं जा सकते, किसी की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। दूसरी बात, बुजुर्गों का अकेलापन बहुत गहरा होता है, छोटा सा सहारा भी उनके लिए पूरी दुनिया बन जाता है। तीसरी बात, प्रेम में पहचान होती है। ताई ने बिना किसी के बताए समझ लिया कि ये उसका मिट्टू नहीं है। ठीक है, तो ये गहरा मतलब है, सच्चे रिश्ते बदले नहीं जा सकते, बुजुर्गों का अकेलापन बहुत गहरा होता है, प्रेम में पहचान होती है। मुख्य संदेश क्या है कहानी का, कि इंसान को प्यार और समाज की जरूरत होती है, बातचीत की। अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। सच्चा लगाव केवल शब्दों से नहीं, भावना से बनता है। स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन उससे बिछड़ने का दर्द भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए कहानी का पूरा सार क्या है। ताई क्या है, यहाँ पे अब प्रतीकात्मक अर्थ में समझना है सब चीज। ताई क्या है, प्रतीक है किसी अकेले बुजुर्ग की। मिट्टू क्या है, भावनात्मक सहारा, ये प्रतीक है भावनात्मक सहारे की। तीसरा क्या है, बंधन, बंधन का प्रतीक है। उड़ जाना किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का। और नया तोता क्या है, नकली संबंध या खालीपन का प्रतीक है। समझ में आ गया? ऐसे पढ़ना है और ऐसे समझना है। तो एक लाइन में क्या बोले कि संवादहीन कहानी अकेलेपन, प्रेम, संवाद और बिछड़ने की ऐसी मानवीय कहानी है जो दिखाती है कि सच्चे रिश्तों की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, ये हमने पढ़ लिया। शेखर जोशी की सबसे अच्छी कहानी यही है, संवादहीन। सबसे जबरदस्त, सबसे अच्छी कहानी। पढ़ के आपको भी लगा होगा कि क्या बढ़िया कहानी थी, मजा आ गया। ठीक है, दादी लास्ट में आती हैं, उदास हो जाती हैं और परेशान रहती है ना। देखे कितनी प्यारी दादी है, मार्मिकता दिखाई गई है इसमें चित्र के द्वारा। ये चित्रात्मक शैली है। तो ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास हम करेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, अभ्यास, इसी चैप्टर का अभ्यास करेंगे। ठीक, तो तब तक एग्जाम के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए, पढ़िए, हम एग्जाम में फोड़ देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।